अस्सलाम हमने कंपनी के डिफरेंट ऑफिसर्स के बारे में जाना। अब कंपनी लॉ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आईकैप को बड़ा पसंद भी है और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स है। चैप्टर तो 3 भी इंपॉर्टेंट है लेकिन 3 इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। ये चैप्टर असल में वो चीज बता रहा है कि मेंबर्स इकट्ठे होकर फैसले किस तरह से करेंगे। एक चीज समझनी बड़ी जरूरी है, कंपनी के मेजॉरिटी फैसले तो डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। कुछ जगह लॉ इख्तियार देता है ये काम मेंबर्स करेंगे, ये काम स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा, ये काम मेंबर अपनी मीटिंग में करेंगे। तो जिसमें लॉ बता दे उधर तो हम पाबंद हैं। अदरवाइज कंपनी के डे टू डे अफेयर्स चलाने का काम होता है डायरेक्टर्स का। क्योंकि मेंबर्स तो घरों में बैठे हुए होते हैं, याद है वो डायग्राम, वो 4-5 लोग घर बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ इंतजामिया बिठा दी थी, तो डे टू डे अफेयर्स को तो डील कर रही होती है इंतजामिया। तो मेंबर्स को साल में नॉर्मली एक दफा बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और जरूरत पड़े तो कभी कभार हंगामी तौर पे भी बुलाया जा सकता है। तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि मेंबर्स की वो बड़ी मीटिंग्स कौन कौन सी होती हैं। फिर ये चैप्टर हमें बताएगा कि मेंबर्स की मीटिंग की छोटी छोटी सी फॉर्मेलिटीज क्या हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर जो है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स और फॉर्मेलिटीज ऑफ मीटिंग। लॉजिकली सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। जाहिर है क्रैश का पैटर्न थोड़ा सा तेज होता है, तो इसलिए बीच बीच में हो सकता है आपके सवाल हो, तो मैं रुक रुक के आपको सवाल पूछने की ऑप्शन जरूर दूंगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हमारा एक फ्लो चलता रहे। जब मीटिंग की बात करते हैं तो मीटिंग को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। मीटिंग जब भी होगी वो या मेंबर्स की होगी या वो डायरेक्टर्स की होगी। यही 2 डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं। कुछ फैसले डायरेक्टर्स कर रहे हैं मेजॉरिटी, और थोड़े से ऐसे फैसले हैं जो मेंबर्स कर रहे हैं। कंपनियों में फैसला अकेले नहीं होता। ये नहीं होगा कि एक बड़ा मेंबर कहे कि मेरा दिल कर रहा है ऐसे हो जाए और वैसे हो जाए, या ये है कि एक डायरेक्टर सोचे कि ये डिसीजन ले लिया जाए। डिसीजन की इंप्लीमेंटेशन तो अकेले करवाई जा सकती है, लेकिन डिसीजन लेने का जो वो है, ये इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, फलाना काम करें, उसको लोन दें, उस कंपनी को खरीदें, ये सारे फैसले डिसीजन हमेशा मीटिंग में होंगे। तो या डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी या मेंबर्स की मीटिंग होगी। अगर सारे डायरेक्टर्स को किसी मुद्दे पे बुला लें तो वो बोर्ड मीटिंग कहलाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकला है बोर्ड, इसको बीओडी मीटिंग भी कह सकते हैं, बोर्ड मीटिंग भी कह सकते हैं। और अगर डायरेक्टर्स का वो काम किसी खास कमेटी के जिम्मे हो, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अगर 8-10 डायरेक्टर्स हैं तो अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग कमेटी बना देते हैं। भाई ये 3 डायरेक्टर्स इन्वेस्टमेंट्स के मामला देखा करेंगे, ये 2 डायरेक्टर ऑडिट के मामला देखा करेंगे, ये 5 डायरेक्टर एचआर के मामला देखा करेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने मुख्तलिफ एरियाज पे कमेटीज बना देते हैं। कमेटी जो मीटिंग करती है, उस मीटिंग के जो फैसले हैं फिर डायरेक्टर्स के सामने रखे जाते हैं बोर्ड मीटिंग में, और डायरेक्टर नॉर्मली उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो अगर डायरेक्टर्स की सिलेक्टेड कमेटी आपस में मिले तो वो कमेटी मीटिंग कहलाती है। अगर सारे डायरेक्टर्स की मुलाकात हो तो बोर्ड मीटिंग कहलाती है। मेंबर्स में भी इसी तरह से अगर सारे के सारे मेंबर्स को बुलाया जाए तो वो जनरल मीटिंग कहलाती है। और अगर सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ मेंबर्स को बुलाए तो उसे हम क्लास मीटिंग कहते हैं। जी फलाना क्लास ऑफ मेंबर्स, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग करवाएं तो क्लास मीटिंग कहलाएगी। तो डायरेक्टर मीटिंग, मेंबर मीटिंग 2 तरह की, उसमें टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, सिलेक्टेड कमेटी मीटिंग, यहाँ टोटल्स जनरल मीटिंग और सिलेक्टेड क्लास मीटिंग। बात समझ आ रही है? जो जनरल मीटिंग है वो हमारा मुद्दा है इस चैप्टर में। मैं इस चैप्टर में बोर्ड मीटिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं कमेटी मीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं मेनली इस मीटिंग की बात करूं। हल्का फुल्का इसका तस्करा आएगा, लेकिन आपने ये तसव्वुर करना है कि ये चैप्टर इज ऑल अबाउट जनरल मीटिंग्स, इजलासे आम, जिसमें सारे मेंबर्स को बुलाया जा रहा है कि आप आए और आप बताएं। जब मेंबर्स को बुलाते हैं तो मेंबर्स को जिन मीटिंग्स में बुलाते हैं वो नॉर्मली 3 तरह की होती हैं। कुछ कंपनियों को पहली दफा जिंदगी में पहली दफा एक और आखिरी मीटिंग करनी होती है, दैट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग। वो कंपनियां जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाली नहीं होती, जो आते साथ ही जिनके और भी बड़े मसलो मसाइल होते हैं, उनको लॉ कहता है कि आपने पहली दफा एक अहम मीटिंग करनी है जो कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी। वो जिंदगी में एक दफा होगी, वो वाली मीटिंग दोबारा पूरे टेन्योर में रिपीट नहीं होगी। और सारी कंपनियां नहीं कराएंगी, सिलेक्टेड कंपनियां कराएंगी। फिर एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल होने वाली मीटिंग है, सालाना होने वाली मीटिंग जो हर कंपनी हमेशा कर रही है और इसलिए कर रही है कि लोग आए और पूरे साल के इश्यूज को डिस्कस करें। कुछ ऑर्डिनरी बिजनेस भी है, उसमें बातें तय हुई हैं, और कुछ कोई स्पेशल बातें भी होंगी। देन हर 2 साल के बीच में अगर कभी अचानक किसी मुद्दे पे इकट्ठा होना पड़े तो वो कहलाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो 3 तरह की मीटिंग होगी। स्टैट्यूटरी मीटिंग कुछ कंपनियों की वेरी फर्स्ट मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होने वाली मीटिंग है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन नीड बेसिस होने वाली मीटिंग है।
किताब ने तीनों के अलग अलग सेक्शन बताए हैं, लेकिन मैं इसको एक कंपैरेटिव टेबल पे आपके सामने रखूंगा ताकि एक ओवरऑल मैप बन जाए। 2 सेक्शंस को हम यहीं पे पढ़ लेंगे और तीसरे से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जिसके लिए हम स्क्रीन का सहारा ले लेंगे। स्टैच्यूटरी मीटिंग, एजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वन लाइनर डिफरेंस क्या है? ये वेरी फर्स्ट मीटिंग है, ये सालाना होने वाली मीटिंग है और वो जरूरत पड़ने पे होने वाली मीटिंग है। ये मीटिंग्स का जब नोटिस भेजा जाएगा तो इस मीटिंग में हमेशा 21 दिन पहले नोटिस भेजना है, एजीएम में भी 21 दिन पहले नोटिस भेजना है, ईओजीएम में भेजना तो 21 दिन पहले है, लेकिन अगर एक छोटी कंपनी 8-10 मेंबर्स की और वो सारे एग्री कर जाएं तो हम 21 दिन से कम नोटिस पे भी इकट्ठे हो सकते हैं। इसी तरह की बात हमने स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि अगर सारे मेंबर्स मान जाएं तो हम 21 दिन से कम पे भी इकट्ठे हो सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने। तो ईओजीएम वाहिद मीटिंग है जहां 21 दिन इतना रिजिड नहीं है, अगर सारे मेंबर्स 100% मेंबर्स कंपनी के मानते हो तो हम 21 दिन से कम टाइम के लिए भी इकट्ठे हो सकते हैं। कौन बुलाएगा? स्टैच्यूटरी और एजीएम कानून ने बताई हुई है मीटिंग्स, ये हमेशा डायरेक्टर्स बुलाएंगे। ईओजीएम जरूरत पड़ने पे डायरेक्टर भी बुला सकते हैं, और अगर मेंबर्स को ऐसा लगता है कि भाई एक अहम मीटिंग होनी चाहिए तो मेंबर्स की अगर 10% तादाद इकट्ठे होकर डायरेक्टर्स को फरमाइश कर दे कि मीटिंग कराओ तो डायरेक्टर्स पे वाजिब हो जाएगा मीटिंग कराना। तो ये जो ये वाली मीटिंग होती है ईओजीएम, ये 2 तरह के लोग कर सकते हैं, या डायरेक्टर्स या रिक्विजिशनिस्ट। रिक्विजिशनिस्ट वो जो रिक्विजिशन देते हैं, दरखास्त देते हैं, दरखास्त वो जो 10% लोग दरखास्त देते हैं कि जी एक मीटिंग होनी चाहिए, तो इन लोगों को क्या कहते हैं? रिक्विजिशनिस्ट। रिक्विजिशनिस्ट बोलेंगे डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स के लिए वाजिब है कि वो मीटिंग बुलाएं, ये फिर इंतजार करेंगे उनका, ये देखेंगे कि अगले 21 दिन तक कोई चहल पहल हुई, कोई नोटिस भेजा, कोई एक्टिविटी हुई। अगर अगले 21 दिन तक डायरेक्टर की तरफ से खामोशी है तो ये तसव्वुर कर लेंगे कि डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड नहीं है, ये मीटिंग फिर ये खुद करवाएंगे। जब रिक्विजिशनिस्ट रिक्विजिशन दे देते हैं तो 90 डेज में मीटिंग होना जरूरी है, लेकिन पहले 21 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर्स हो सकता है 15वें दिन नोटिस दे दें, आजो जी 35 दिन बाद मीटिंग है, ओके, 15 दिन बाद नोटिस दिया, 35 दिन बाद मीटिंग कही, 50 दिन 90 दिनों के अंदर अंदर हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर रिक्विजिशनिस्ट ने करना है तो 90 में से 21 दिन तो माइनस हो गए, क्योंकि पहले 21 दिन वो एक्शन नहीं ले सकते। अब जो रिमेनिंग डेज होंगे उसके अंदर वो ये मीटिंग कॉल कर सकते हैं। तो ये रिक्विजिशन भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं। किस किस पे एप्लीकेबल होगी? ये सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल है। जो भी कंपनी है अगर उसने कभी भी एक अहम मीटिंग करनी है वो ये मीटिंग कर सकती है। एनुअल जनरल मीटिंग जो सालाना होने वाली मीटिंग है, ये सब पे एप्लीकेबल है सिवाय एसएमसी के। याद है हमने वहां पढ़ा था, एसएमसी ने ये एक मीटिंग करके अपने सारे मेंबर्स को बुला के नहीं बताना कि क्या चल रहा है, वो तो है ही एक मेंबर। ये वाली मीटिंग जो है वो पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के ऊपर एप्लीकेबल है, और अगर एक प्राइवेट कंपनी पहले साल में कन्वर्ट हो गई है पब्लिक में तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये याद रहे, कभी कभी कुछ किताबों में कंफ्यूजन पाई जाती है और उसमें ये दोनों सेक्शन मिक्स हो जाते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट हमेशा उस कंपनी को चाहिए जो पहले ही दिन से पब्लिक है। अगर कोई साल में कन्वर्ट हो भी गई तो उसने कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लॉ ने एक्सप्रेसली बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो पहले दिन से पब्लिक है उसको, और जो पहले साल में प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट हो गई उसको भी ये करना है। तो ये वाली क्लॉज कई दफा लोग उधर भी जोड़ देते हैं कमेंसमेंट बिजनेस के साथ, जो कि टेक्निकली गलत है, लॉ ने ऐसा नहीं बताया हुआ, याद रहेगा। तो पब्लिक कंपनी हमेशा करेगी, और एक प्राइवेट कंपनी जो जिंदगी के पहले ही साल में कन्वर्ट हो गई पब्लिक में वो भी मीटिंग करेगी। ये मीटिंग्स होंगी कब कब? अब एक काम करते हैं, हम मीटिंग बाय मीटिंग चल पड़ते हैं, क्योंकि अब आगे ज्यादा डिटेल से बात शुरू हो जाएगी स्टैच्यू मीटिंग की। तो पहले काम करते हैं, इस मीटिंग की बात करते हैं। ये मीटिंग की टाइमलाइन क्या है? ये किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन अगर रिक्विजिशन दे दी गई है तो फिर क्या होगा? 90 डेज में मीटिंग करना वाजिब होगा। इसमें कोई भी स्पेशल बिजनेस हो सकता है, कोई भी खास एजेंडा हो सकता है। बिजनेस का लफ्ज एजेंडा के लिए इस्तेमाल होता है कंपनी लॉ में, तो इसमें कोई भी खास मुद्दा हो सकता है, एनी स्पेशल बिजनेस। अगर डायरेक्ट 21 दिन तक एक्शन नहीं लेंगे तो रिक्विजिशन की मीटिंग खुद करेंगे, और जब रिक्विजिशन की मीटिंग खुद करेंगे तो जो उनका खर्चा लगेगा पहले वो पे करेंगे, फिर बाद में कंपनी से मांगेंगे, और कंपनी उन डायरेक्टर्स की सैलरीज में से निकाल के देगा जो उन्होंने इनके कहने पे ये मीटिंग नहीं करवाई। तो ईओजीएम से रिलेटेड तो ये सारी बातें हैं। मैं यहाँ ब्रेक लगाता हूँ। ईओजीएम स्पेसिफिकली, ईओजीएम में कोई सवाल? ईओजीएम समझ आ रही है? साल में 25 भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है, और हो सकता है 5 साल में एक भी ना हो। कोई टाइमलाइन कोई वाजिब नहीं है, जब जरूरत पेश होगी
करेंगे। ज्यादातर क्या होता है, साल भर के इश्यूज जोड़ते जाते हैं कि यार एक एजीएम पे इकट्ठे ही डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर कभी एक एजीएम आने में टाइम और एक अहम इशू पे इकट्ठा होना, अभी नाम चेंज करना है जी, वो हम सोच रहे हैं ऐसे कर लें, फलाना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, एजीएम आने में टाइम है, तो फिर आप यूजीएम भी कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी की मीटिंग आसान नहीं है, आपने नोटिस भेजने पूरे पाकिस्तान में, फिर लोगों ने अपना टाइम निकाल के आना है, फिर आपने वो मीटिंग का इंतजाम करना है, फिर वहां पे कार्रवाइयां होंगी, फिर उनकी नोटिंग होगी, फिर बड़ा लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो ईओजीएम है वो कभी कभार शदीद मजबूरी में होती है, वरना कंपनियों की ख्वाहिश होती है कि अपने साल भर का सारा मेन एजेंडा उस बड़ी एजीएम में रख लें, क्योंकि मेंबर्स बार बार इकट्ठे नहीं हो सकते और डायरेक्टर्स चाहते भी नहीं कि वो बार बार इकट्ठे हो। एजीएम सालाना होने वाली मीटिंग, इस मीटिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताना, आप ही बताएंगे। एक दिन पहले नोटिस होता है। ये एजीएम करनी कब होती है, पहली एजीएम कब करनी होती है, 16 महीने में करनी होती है। सब्सीक्वेंट कब करनी होती है, 120 दिन ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर में करनी होती है, और हर कैलेंडर ईयर में भी करनी होती है। क्या एक्सटेंड हो सकती है, कितने दिन एक्सटेंड हो सकती है, 30 डेज। किसको अप्लाई करना पड़ेगा, लिस्टेड एससीसीपी को अप्लाई करेगी, बाकी रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगी। सारी वो बातें यहाँ रेप्लिकेट हो रही हैं। दो काम की बातें इस सेक्शन में नहीं लिखी, मैं एक और सेक्शन से पढ़ रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको बताऊं, एजीएम के अंदर 4 एजेंडाज होते हैं जो नॉर्मली एजीएम के एजेंडा माने जाते हैं। अकाउंट्स की अप्रूवल हमने एक और चैप्टर में पढ़ा, डिविडेंड हमने एक जगह पढ़ा, हम अपने एक चैप्टर में पढ़ेंगे डायरेक्टर का इलेक्शन, और एक चीज जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। 4 ऐसे इश्यूज हैं जो एजीएम में होते हैं, 3 हर साल होते हैं और एक 3-3 साल बाद होता है। 3-3 साल बाद क्या होता है, डायरेक्टर का इलेक्शन, और हर साल डिविडेंड है या नहीं है इसके ऊपर डिस्कशन, अकाउंट्स की अप्रूवल और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं। एजेंडा के लिए वर्ड बिजनेस इस्तेमाल होता है। अब अगेन कंपनी लॉ का एक तरीका ये है कि आपने कहीं चलते फिरते किताब में एक जगह देखा होगा कि ऑर्डिनरी बिजनेस और 4 चीजें, और आपने उसे रट्टा मार लिया। एक ये कि आप लॉजिकली उसे समझें कि बेसिकली वो है क्या। हर वो जगह जहां लॉ ने खास तौर पे कहा है कि ये एजीएम में होगा, ऐसी सिर्फ टोटल 4 बातें हैं। सिर्फ ये 4 चीजें जहां लॉ एक्सप्रेसली कहता है कि ये एजीएम में होगी। तो एजीएम में नॉर्मली क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी से हट के जो भी बिजनेस होगा वो कहलाएगा स्पेशल बिजनेस। बिजनेस किस लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, एजेंडा के लिए। तो एजीएम में क्या बिजनेस होगा, ऑर्डिनरी ये 4 और उसके अलावा कोई भी स्पेशल। और ईओजीएम में मैंने क्या लिखा था, एनी स्पेशल बिजनेस। ये बात समझ आई। एजीएम की 1-2 एक्स्ट्रा बातें कि लिस्टेड कंपनी अपनी एजीएम उसी टाउन उसी इलाके में कराएगी जहां उसका रजिस्टर ऑफिस है, और अगर वो कोई छोटा सा कस्बा है तो नियरेस्ट जो शहर होगी वहां कराए, ताकि जो है वो लोगों के लिए आना आसान हो जाए। 10% लोगों का एक पावर होती है जो लिस्टेड कंपनी उनको बताएगी, जिन बंदों के पास कंपनी के 10% वोटिंग पावर हो, अगर वो किसी और शहर में रहते हैं, जिस शहर में एजीएम हो रही है वहां नहीं है, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें हमारे शहर में टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, हम अपने शहर में बैठ के मीटिंग अटेंड करेंगे। सिर्फ लिस्टेड में ये ऑप्शन अवेलेबल है। और 10% लोग अगर किसी एक शहर में रहते हैं, एक बंदा भी हो सकता है, ये एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, 10% पावर हो, वो कंपनी को फरमाइश कर सकते हैं कि हमें जो है वो हमारे शहर में मीटिंग चाहिए। तो मीटिंग से 7 दिन पहले तक अगर उनकी फरमाइश हमारे पास आ गई है, तो कंपनी उनको डे ऑफ मीटिंग में एक जगह बुला के उनको टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मीटिंग दिखा देती है। वो लोग फिर मीटिंग के फिजिकल अटेंडीज काउंट होते हैं, वो शो ऑफ हैंड भी कर सकते हैं, वो वोटिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम मानेंगे कि वो लोग भी मीटिंग के अंदर शामिल थे। एजीएम से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताएं। एजीएम क्लियर है। फिर आते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग एक ऐसी मीटिंग जो कि आपको बहुत शुरू में करनी है। इसकी टाइमलाइन नॉर्मली 6 से 9 महीने होती है, यानी कंपनी बने अभी जो है वो ज्यादा से ज्यादा 9 महीने हुए हों, और अगर आपको बहुत जल्दी कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके 6 महीने। तो इसका टाइमलाइन है अर्लियर ऑफ 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या 9 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ। पब्लिक कंपनियों को 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, शुरू में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है और बाद में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ज्यादा 9 महीने, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से ज्यादा 180 दिन। इन दोनों डेडलाइन में से जो डेडलाइन पहले मीट हो जाएगी, आपको मीटिंग करानी पड़ेगी।
तो नॉर्मली अगर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ज्यादा लेट हो जाए तो 9 महीने वाली शर्त पहले आ जाती है, और अगर जल्दी हो जाए तो इसके 180 दिन वाली शर्त पहले आ जाती है। तो एमसीक्यू वगैरह में ऐसा हो सकता है कि आपको तारीख बताई गई हो कि इस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ है, इस दिन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिला है, और कहीं बताओ कि क्या टाइमलाइन होगी इस मीटिंग की, तो आपने इन दोनों को कंपेयर कर लेना और जो पहले होगी वो। अच्छा, आपको याद होगा पहली एजीएम कब करनी होती है? 16 महीने में। 16वें महीने तो नहीं ना कहा हुआ, 16 महीने का मतलब है 7वें महीने भी हो सकती है, 10वें भी हो सकती है। तो फर्स्ट करें आप एजीएम, पहली एजीएम उस टाइमलाइन में करें जो इसकी टाइमलाइन है, तो फिर ये मीटिंग अलग से जरूरत नहीं है। आप अपनी पहली एजीएम में इसका मुद्दा भी उसमें डालते हैं और एक मीटिंग से दोनों मीटिंग्स का काम चला लें, अगर दोनों की टाइमलाइन सेम हो जाए तो। अदरवाइज वो मीटिंग अलग और वो मीटिंग अलग है। ये मीटिंग है क्यों, कर क्यों रहे हैं, यहां पे अब डिबेट होगी। ये इस मीटिंग का मकसद क्या है? याद है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब शुरू वाली फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए। अब इधर भी ये जो स्ट्रेटजी मीटिंग है ये शुरू की फॉर्मेलिटीज बताने के लिए हो रही है। कंपनी आई, आते साथ ही प्रोस्पेक्टस दिया और कहा हमें 15 करोड़ चाहिए, लोगों ने धड़ाधड़ जनाब हजारों लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। अब वो सब के सब अगर बैठ के इंतजार कर रहे हो कि पता नहीं कब फर्स्ट एजीएम होगी, सोचे फर्स्ट एजीएम तो हो सकता है 15वें महीने हो, तो उन्हें ये टेंशन है कि हमारे पैसे का क्या बना, कंपनी में चल क्या रहा है, कंपनी के इस वक्त क्या हालात हैं, कंपनी कौन चला रहा है, इस वक्त प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं। तो ऐसे में लॉ ये कहता है कि लाजमी करो उन लोगों के लिए एक बड़ी मीटिंग जिसमें बताओ कि अभी तक कंपनी पे क्या गुजरी, कंपनी के शेयर्स कितने थे, कंपनी को पैसा कितना आया था, कंपनी ने प्रोजेक्ट कौन सा शुरू किया था, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आपको बुला के आपसे अप्रूवल चाहिए, कंपनी के शेयर के प्रोसेस में कोई अंडरराइटर क्या होता है? एक बैंक होता है जो ये कहता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कहता है कि जब आप लोगों से कहोगे सब्सक्राइब करें, कल हमने पढ़ा था अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो क्या होगा, कल परसों, कि आपको 15 करोड़ चाहिए थे, 18 करोड़ आ गए वाम की तरफ से, तो बैलेटिंग की, कुरंदाजी की और कुछ लोगों को वापस कर दिए पैसे। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए, मुझे 15 करोड़ चाहिए था, 13 करोड़ आ गया, एप्लीकेशन 2 शॉर्ट हो गया। कंपनियां क्या करती हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं एक अंडरराइटर से, ऑफिशियली लॉ इससे बोलता है वर्ड अंडरराइटर। अंडरराइटर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जा रहे हैं और आपको अंडर सब्सक्रिप्शन आए तो जो गैप है मैं फिल करूंगा। तो ऐसे में 2 करोड़ के शेयर्स वो बैंक खरीद लेगा और वो उसके ऊपर हमसे एक्स्ट्रा कमीशन भी ले लेगा। इंटरेस्टिंगली हमें उसकी जरूरत नहीं भी पड़ी, हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन हमें अवाम की तरफ से ही आ गया 15 करोड़, तो भी वो कमीशन लेगा क्योंकि उसने रिस्क लिया था और कुछ पैसे साइड पे रख दिए थे। तो अंडरराइटर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कमीशन लेगा और अगर शेयर्स खरीदेगा तो शेयर्स खरीदने पे भी एक्स्ट्रा कमीशन भी लेगा कि मैं इतने बल्क में शेयर्स भी खरीद रहा हूं, मुझे सस्ते भी दो। तो हमारी अंडरराइटिंग थी या नहीं थी ये भी तो बताना जरूरी होगा अपने मेंबर्स को। तो ये सारी बातें जो जरूरी हैं शुरू वाली, वो बताने के लिए हम मेंबर्स को इस मीटिंग में बुलाते हैं। अभी इतनी बड़ी मीटिंग, इतनी अहम मीटिंग है कि आप पूरे पाकिस्तान में सबको खत भेजेंगे अपने 11,000 लोगों को कि आ जाओ, सबसे अहम मीटिंग हम आज करने लगे हैं, आओ तुम्हें बताएं अभी तक जो तुम्हें नहीं पता। और कंपनी बने अभी हुए हैं फर्ज करें 6-7 महीने, तो लोग एक्साइटेड होंगे। उन 11,000 में से 8,000 लोग अगर चल के आ गए मीटिंग में तो मीटिंग कराएं कैसे? ये मीटिंग तो नहीं है, ये तो एक जलसा है। और शादी हॉल भी 2,000 की कैपेसिटी का मिल जाएगा आपको, 1,000 की कैपेसिटी का मिल जाएगा। 8,000 बंदे कहां बुलाएं? मीनार पाकिस्तान, एक्सपो सेंटर। तो इतने सारे लोगों की मीटिंग इतनी आसान नहीं है। फिर ये मीटिंग कैसे होगी? लोगों को स्टेडियम में बुलाया हुआ है, सारे स्टेडियम में पूरे आएंगे ये, और एक बंदा स्टेडियम के सेंटर में उसने रोस्टम रखा हुआ है और वहां खड़े होके वो तकरीर कर रहा है कि हम आपको बताएं कंपनी में क्या क्या हुआ। 3-4 घंटे तक वो उसने कहा पहले ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कोई जमाइयां ले रहा है, कोई उलझन में है, कोई वो खेलना शुरू हो गया है, नहीं पबजी वगैरह, वो एक और भी फ्री फायर या कुछ और भी चलता है उसके अलावा, कॉल ऑफ ड्यूटी। तो कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर ये खेल रहा है और जो है वो तकरीबन 3.5 घंटे तक उसने सारी बातें बताई। और फिर उसने माइक पे पूछा, जैसे मैं नहीं पूछता आपसे कोई सवाल, उसने पूछा कोई सवाल, तो तकरीबन जिस तरह से आप एन हुए हुए होते हैं और कहते हैं हाँ पता नहीं पकाई जा रहा है, बंदा खत्म हो, हम घर जाएं, कोई पढ़े, कोई खुद भी पढ़े, ये तो खुद ही बोली जा रहा है सारा कुछ। तो लोग एक ही सवाल पूछेंगे, खाना कब खुलना है? चूंकि मतलब इतनी बोर इंफॉर्मेशन के बाद तो आवाज आ रही, इतनी प्यारी मीटिंग इतने बुरे तरीके से खराब हो जाएगी और ऊपर से कंपनी का करोड़ों रुपया लग जाएगा। 8,000 बंदा आ गया, उनका अरेंजमेंट, उनका वो सारा मामला।
हम चाहते भी हैं कि सबके लिए ये अहम खबर उन तक पहुंचे, और हम ये भी नहीं चाहते कि ज्यादा लोग आ जाएं। तो इस मीटिंग का एक बड़ा मजेदार काम होगा, मीटिंग में जो बातें डिस्कस करनी है एक रिपोर्ट में डाल देंगे। उस रिपोर्ट का नाम होगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और इस मीटिंग का सिर्फ एक एजेंडा है, टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। और मीटिंग के नोटिस के साथ ये रिपोर्ट लोगों के घर भेज देंगे। अब नोटिस के साथ ये रिपोर्ट आ गई घर में, और उस पे लिखा हुआ है नोटिस पे कि भाई इस मीटिंग में सिर्फ इसी के ऊपर डिस्कशन होगी, अगर सवाल हो तो आना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि सर हम एक दिन इकट्ठे होंगे और हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, तो उस दिन तो शायद लोग वाकई जोश में आ जाएं। एक ये कि मैं आपसे कहूं यार मैं चैप्टर 3 की आपको वीडियोस दे दूंगा, और 10 दिन बाद उस पर सवाल जवाब का सेशन रखेंगे, तो उस दिन 2 बच्चे आएंगे। एक बच्चा कहेगा सर वो वीडियो प्ले नहीं हो रही थी, लिंक खराब था, मुझे वो कर दें, और एक बच्चा एक सवाल पूछेगा, कहानी खत्म। तो ऐसे में जिम्मेदारी भी पूरी हो गई, लोगों को चैप्टर 3 भी मिल गया, और 100% लोगों के सारे सवालों के जवाब भी हो गए। तो ये बेसिकली कंपनी क्या करेगी, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट लोगों के घर भेज देगी 21 दिन पहले। वो वहीं पे अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पढ़ें, उनको सारी गेम समझ आ जाए, और अगर कुछ बड़े शेयर होल्डर्स के कुछ सवाल हों तो वो मीटिंग में, चूंकि एक बात उन्हें पता है कि मीटिंग में इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। डिस्कशन किसी भी इशू पे हो सकती है, हो सकता है लोग कहें हम बिल्डिंग क्यों नहीं खरीद लेते, हम फलाना काम क्यों नहीं कर लेते। डिस्कशन पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अप्रूवल क्या होगा, जिसका नोटिस में जिक्र है। तो ये एक जुमला लिखा हुआ होता है कि मीटिंग के अंदर अप्रूवल उसी चीज का होगा जिसका नोटिस में जिक्र था। डिस्कशन किसी भी चीज पे हो सकती है। जो लॉ के अल्फाज हैं, बेयर लॉ के, वो कहते हैं मेंबर्स आर एट लिबर्टी टू डिस्कस एनीथिंग। मैं नॉर्मली इसका तर्जुमा ये करता हूँ कि मेंबर्स लिबर्टी मार्केट में इकट्ठे हैं ताकि वो कुछ भी डिस्कस कर सके। मेंबर्स आर एट लिबर्टी टू डिस्कस एनीथिंग, तो ये वो लिबर्टी तो नहीं है ना, मेंबर्स को ये आजादी है कि वो कुछ भी डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन वही अप्रूव होगा जिसका नोटिस में जिक्र था। तो अब किसी को ये खौफ नहीं कि मीटिंग में पता नहीं क्या कहता हो जाए, उसे पता है मीटिंग में इसी सी रिपोर्ट पे डिस्कशन होनी है, तो वो नहीं आएगा। तो खबर भी सब तक पहुंच गई, मीटिंग में भी कोई 25 लोग आए, मीटिंग भी हो गई, खर्चा भी नहीं करना पड़ा, और आपकी तरफ से आपकी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई। तो इस सेक्शन में फिर जो की थिंग है वो रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं कि इस रिपोर्ट में क्या होता है, कितने शेयर अलॉट हुए थे बताएंगे, कैश के अगेंस्ट कितने आए थे, अदर देन कैश कितने आए थे, कंपनी की रिसीट एंड पेमेंट, अकाउंट तो बने नहीं होंगे इस वक्त, एक्रूअल, प्रूडेंस, डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, ये तो बहुत आगे की बातें हैं, पहला साल होने के बाद ऐसी बातें होंगी। इस वक्त रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, आया कितना, गया कितना, शेयर से कितना आया, डिबेंचर से कितना आया, क्लोजिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। और ये जो अकाउंट होगा, इस अकाउंट का आपने ऑडिट भी करवाना है, और अकाउंट एक खास दिन क्लोज करके चंद दिनों में ऑडिट करके रिपोर्ट में डालना है। लेकिन याद रहे कि ऐसा ना हो कि आप कोई महीने बाद रिपोर्ट में डाल रहे हो। ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसकी क्लोजिंग डेट और जो रिपोर्ट है उसकी डेट में 15 दिन से बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ज्यादा से ज्यादा 15 दिन पुराना हो, इससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऑडिटर का सर्टिफिकेट वगैरह भी साथ लगेगा, कोई कमीशन वगैरह आपने दी है वो बताएंगे, अंडरराइटिंग कोई की है तो वो बताएंगे, कंपनी के अफेयर्स के बारे में बताएंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट मेंबर्स के सामने रखना तो वो बताएंगे। तो यहाँ याद रखना होगा इसके जो कंटेंट्स हैं वो क्या है। देन हल्की फुल्की बात है कि इसको सर्टिफाई कर देगा चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर, और लिस्टेड में सीएफओ भी होगा। ये देखी नहीं बात लग रही, वही जो अकाउंट्स वाली थी वही रिक्वायरमेंट यहाँ है। ऑडिटर की रिपोर्ट अलॉटमेंट पे, कैश रिसीव पे और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे होगा, और सारी चीजों की कॉपी ऑडिटर रिपोर्ट की कॉपी के साथ हम जिस वक्त मेंबर्स को भेजे उस वक्त हम रजिस्ट्रार को भी भेज देंगे। ऑल क्लियर। जब मीटिंग्स की हम किसमें कहते हैं तो फिर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आती है बाय एससीसीपी। 3 मीटिंग्स हमें लॉ ने बताई, और लॉ ने कहा जब तुम मेरी कोई बात नहीं सुनोगे तो फिर एससीसीपी आ जाएगा। तो अगर एजीएम टाइम पे ना हो, ईओजीएम 90 दिन में ना हो पा रही हो, स्टैट्यूटरी मीटिंग अपने ड्यू टाइम पे ना हो, तो फिर मीटिंग एससीसीपी कॉल कर सकता है। और एससीसीपी की कॉल की गई मीटिंग में एससीसीपी के रूल्स होंगे, नोटिस कैसे भेजा जाएगा, कोरम कैसे पूरा होगा, फलाना। इवन वो ये कह सकता है कि एक बंदा भी आ गया तो मीटिंग वैलिड, इसमें कोई मसला नहीं, कोरम पूरा है। तो एससीसीपी की मीटिंग में एससीसीपी सारा अपना तरीके से काम करेगा, और खर्चा एससीसीपी करने के बाद चाहे तो कंपनी से पैसे मांग ले, चाहे तो कंपनी के कुछ उन ऑफिसर से पैसे मांग ले जिन्होंने डिफॉल्ट किया था। बट इस सेक्शन में हमारे लिए सबसे मजेदार बात यह है कि लेवल 3 पेनल्टी है। इस सेक्शन को ना फॉलो करने में पहली और आखिरी दफा पूरे सिलेबस में मैं आपको एक ही जगह लेवल 3 बता रहा हूँ, ये सेक्शन है। तो आपने इसको तो जहन नशीन कर लेना है कि एससीसीपी का मुझसे गद्दारी साढ़े नाल कि मैंने वो पराडो वाला, उसने कहा साइकिल वाला सामने आके खड़ा हो गया और कह रहा है जो करना है कर लो, तो वो तो चढ़ा देंगे गाड़ी साइकिल वाले के ऊपर। तो एससीसीपी ने कहा मीटिंग करो, और कंपनी वालों ने बात नहीं सुनी।
तो ये इतना बड़ा गुना है कि इस पे लेवल 3 फाइन है। तो हमारे पूरे सिलेबस में लेवल 3 किसी एक जगह आपने याद रखना है, चंद करोड़ रुपया देना पड़ेगा सिंपली। तो ये बात हमें समझ आ गई। एक मीटिंग को अगर इनवैलिड डिक्लेयर करना है तो वही तरीका है जिस तरह से वो रेजोल्यूशन को इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया था उन लोगों ने जिनके राइट्स मुतासर हो गए थे। सिलेबस में 3 जगह ये सेक्शन आएगा जहां कुछ लोग अदालत जाके चीजें चैलेंज कर सकते हैं। 10% लोग हमेशा जाएंगे, 30 दिन में जाएंगे, अदालत के पास जाएंगे और वो डिसीजन नल एंड वॉइड कर सकते हैं। सिलेबस में 3 जगह है। चैप्टर 5 ने कहा था अगर कुछ लोगों की पावर चेंज कर दी आपने और उनको एतराज हो वो जा सकते हैं। ये चैप्टर बताता है किसी मीटिंग में बेज़ाब्तगी हुई है तो वो लोग जा सकते हैं। और तीसरा डायरेक्टर्स के अंदर देखेंगे कि उनका इलेक्शन में अगर लोगों को मसला है तो जा सकते हैं। सेम अल्फाज हैं, तीनों सेक्शन में रिपीट हो रहे हैं, याद रहेगा। 10% लोग 30 दिन में अदालत जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मीटिंग की कार्रवाई में ये मसलों मसाइल हुए थे। तो चैप्टर का एक बड़ा निस्बतन थोड़ा सा खुश्क एरिया विच वाज डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स। ये मीटिंग्स वक्तन फवक्तन एडजर्न भी हो सकती हैं और एडजर्न मीटिंग में होने वाले मुद्दे बिल्कुल वैसे ही वैलिड हैं जैसे ओरिजिनल मीटिंग वाले। अब हम सेकंड जोन में उतरते हैं। सेकंड जोन इज अबाउट डिफरेंट फॉर्मेलिटीज। ये जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं इन मीटिंग्स के अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे रूल्स हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस तरह से हमने भेजने हैं, मेंबर्स को नोटिस किस तरह से जाएगा, नोटिस के क्या रूल्स हैं, स्पेशल बिजनेस क्या भला है, मीटिंग्स का चेयरमैन कौन हुआ करेगा, वोटिंग किस तरह से होगी, प्रॉक्सीज किस तरह से आएंगे, एक बंदा अगर अपना नुमाइंदा भेजे, कंपनियों के नुमाइंदे किस तरह से आएंगे, कोरम मिनिमम किस तरह से होगा, रेजोल्यूशन का नोटिस किस तरह से भेजा जाएगा, थ्रू सर्कुलेशन कोई मीटिंग कैसे हो सकती है, रेजोल्यूशन फाइल कैसे होगी, मिनट्स किस तरह से बनेंगे। तो आगे की एरियाज को मैं 12 ब्रॉडर टॉपिक्स में डिवाइड कर रहा हूं और हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानते चले जाएंगे। यहां तक सारी बात समझ आ रही है? कोई एक आध सवाल है तो पूछ लें, फिर आगे हम रोलर कोस्टर शुरू करने लगे। ऑल क्लियर? डॉक्यूमेंट्स की सर्विस कैसे होगी? कंपनी को अगर रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट भेजने हैं, रजिस्ट्रार ने कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजने हैं, कंपनी ने कोर्ट को डॉक्यूमेंट भेजने हैं, कोर्ट ने कंपनी को भेजने हैं, कंपनी ने एसईसीपी को कोई चीज जमा करानी है, एसईसीपी ने कंपनी से राब्ता करना है, कंपनी ने किसी मेंबर को कोई चीज भेजनी है, मेंबर ने कंपनी को कोई चीज भेजनी है। सबके लिए 4 तरीके। आप फिजिकली दें, एक्नॉलेजमेंट ले लें। नंबर 2 आप पोस्ट या कोरियर करा दें, खत या कोरियर सर्विस को यूज कर लें। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक तरीके को यूज कर लें। और नंबर 4 एज मे बी स्पेसिफाइड, कल को वो कोई सॉफ्टवेयर बता दें, कोई ऐप बता दें, कोई और तरीका बता दें। तो कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कंपनी को भेजना है तो उसके 4 तरीके, रजिस्टर्ड ऑफिस, पोस्ट, कोरियर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एसईसीपी या रजिस्ट्रार को भेजना है उसके भी 4 तरीके। और इसी तरह से अगर एक नोटिस मेंबर को भेजना है तो उसमें भी वही 4 तरीके। अब नोटिस क्या है? नोटिस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो मेंबर्स को भेजा जाता है जिसमें टाइम, प्लेस, डे, एजेंडा, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। नोटिस के अंदर जितने भी आपके ऑर्डिनरी बिजनेस है, जितने भी स्पेशल बिजनेस है वो लिखे हुए होंगे और अगर कोई स्पेशल बिजनेस है तो उसकी फर्दर डिटेल्स वगैरह भी नोटिस में ऐड की हुई होती है। ये नोटिस किस किस को जाता है? कंपनी के सारे मेंबर्स या जिस भी क्लास की मीटिंग कर रहे हैं उनको, डायरेक्टर्स को, कंपनी के ऑडिटर्स को, और अगर कुछ लोगों की डेथ हो गई है या इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को और इंसॉल्वेंट के केस में उनके ऑफिशियल असाइनी को। ये वो लोग हैं जो जिनको मीटिंग का नोटिस भेजेंगे। जो मीटिंग का आप नोटिस भेजेंगे उससे रिलेटेड छोटी छोटी सी बातें। अगर आपने नोटिस भेजा बजरिया पोस्ट तो ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि खत पहुंचा कब था, खत देखा कब गया था। तो देखा ये जाएगा कि खत कितनी देर में पहुंचता है। अगर आपके मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हुए हुए हैं और आपका सबसे दूर का मेंबर जो है वो फर्स्ट करें चमन बॉर्डर के पास है, आपने अंदाजा लगाया कि वहां तक खत जाने में ज्यादा से ज्यादा कितना दिन लेता, पता लगा 8 दिन। 21 दिन पहले मीटिंग का आपने बताना है तो फिर 21 में 8 दिन और ऐड किए। अगर 29 दिन पहले हमने अपनी तरफ से खत भेज दिया, अब हमें ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है कि खत पहुंचा या नहीं पहुंचा। हमारी तरफ से कानूनी सर्विंग हो गई है। अगर हमने खत को प्रीपे किया है, अगर हमने उसका बाकायदा पोस्ट किया है, अगर हमारे पास उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, अब अगर रास्ते में खत बह गया या कुछ और हो गया तो कंपनी की डायरेक्टली जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी को खत नहीं मिलेगा तो इसका खुद ब खुद ये मतलब नहीं कि मीटिंग इनवैलिड हो गई। उसकी तहकीक की जाएगी ऐसा क्यों। अगर वो माड़ा मेंबर हुआ तो बेचारा अमीर रोता धोता रह जाएगा, और अगर वो तगड़ा 10% पावर वाला मेंबर हुआ या उसके यार दोस्त ऐसे हुए तो वो मीटिंग को या मीटिंग के कुछ पोर्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं कि नहीं जी मटेरियल बेज़ाब्तगी हुई थी। याद रहे, नोटिस ना मिलना खुद ब खुद मीटिंग को खत्म नहीं कर देगा। हाँ, अगर 10% लोग शिकायत लेके जाएं तो वो अदालत खत्म करे तो वो और बात है। खुद ब खुद इप्सो फैक्टो, बाय द फैक्ट इटसेल्फ, लीगल वर्ड इप्सो फैक्टो, इसका मतलब है बाय द फैक्ट
इटसेल्फ, इस वजह से। तो लोगों को नोटिस का ना मिलना इप्सो फैक्टो मीटिंग को खत्म नहीं कर देगा, इस वजह से खुद ब खुद मीटिंग को खत्म नहीं कर देगा। मैं इसलिए बीच बीच में लीगल वर्ड बोल देता हूँ कि आईके कभी कभी मूड में बैठा होता है और उसने एक आध दफा एक सेक्शन का सवाल इप्सो फैक्टो करके वो कर दिया था और बच्चों को जवाब आता था, वो इप्सो फैक्टो पे कलाबाजियां खा रहे थे। तो इप्सो फैक्टो इस वजह से बाय द फैक्ट इटसेल्फ। जैसे प्राइमा फेशिया होता है, बड़ा वाजे मुबैना सामने से जो वाजे है, ठीक है। देन मेंबर मीटिंग में आना चाहें तो फिजिकली भी आ सकते हैं, वीडियो लिंक के थ्रू भी आ सकते हैं, प्रॉक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। जॉइंट होल्डर्स अगर होंगे तो आपने जिसका नाम पहले लिखा हुआ होगा आपके रजिस्टर में उसको खत भेज दिया तो समझा जाएगा आपने सबको खत भेज दिया है। और 10% लोगों के पास वो पावर होगी टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वो बात आपको पहले से पता है। तो ये रूल्स थे नोटिस के बारे में। आगे किताब में बता रही है स्पेशल बिजनेस। ये स्पेशल बिजनेस क्या भला होता है? उन 4 के अलावा जो होता है वो स्पेशल बिजनेस है। वो 4 आपको पहले से ही पता है, अकाउंट्स की अप्रूवल, डिविडेंड, ऑडिटर, इलेक्शन। इन 4 के अलावा हर 5वां मुद्दा क्या होगा? स्पेशल बिजनेस होगा। और स्पेशल बिजनेस जब भी होगा तो मीटिंग के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स अटैच होगी नोटिस के साथ, जिसमें उस मुद्दे की डिटेल होगी ताकि लोगों को पता लग जाए। अगर आप कह रहे हैं ना डिविडेंड अप्रूव होगा, सबको पता उसका क्या मतलब है। अकाउंट्स अप्रूव होगा, सबको पता है। हम बिल्डिंग खरीदेंगे, ये जुमला काफी नहीं है, बताना पड़ेगा कौन से इलाके की कौन सी बिल्डिंग कौन से पैसों से क्यों खरीदनी है। तो जब भी स्पेशल बिजनेस होगा तो नोटिस के साथ एक डिटेल डाली जाएगी। फिर अगर आप चाहते हैं कि मेंबर्स को कोई कहे कि हम फलाना कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट आप पूरे पाकिस्तान में नहीं सर्कुलेट करना चाह रहे नोटिस के साथ, तो फिर बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट फलाना लोकेशन में पड़ा होगा, आप में से जो आके से देखना चाहे समझना चाहे वो आके से यूज कर सकता है। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? मीटिंग को चेयर कौन करेगा? मीटिंग को वही चेयर करेगा जिसका थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था चेयरमैन। वो जो डायरेक्टर्स का चेयरमैन होता है वही बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद मेंबर्स का भी चेयरमैन होता है। चेयरमैन का असल काम तो मीटिंग में हेड करना है, तो वो जो डायरेक्टर्स की मीटिंग को हेड करता है वही मेंबर्स की मीटिंग को हेड करेगा। लेकिन अगर मीटिंग शुरू हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं और वो इंतहाई रिस्पॉन्सिबल पर्सन 15 मिनट तक नहीं आया, या वो आया है और उसका गला खराब है और वो बोल नहीं पा रहा, या व्हाट्सएवर वो विलिंग नहीं है, तो फिर सेकंड लेयर की तरफ आएंगे। डायरेक्टर्स जो मौजूद होंगे उनमें से वो चूज कर लेंगे कि कौन होगा चेयरमैन। लेकिन डायरेक्टर्स पे मीटिंग अटेंड करना वाजिब नहीं है। इनको मीटिंग के नोटिस तो भेजे हैं, आए ना आए इनकी मर्जी, और आएंगे तो इंतजामिया के तौर पे आएंगे। हाँ, अगर वो खुद मेंबर भी है तो वो मेंबर बन के वोट भी डाल सकता है, अदरवाइज डायरेक्टर सिर्फ मैनेजमेंट को देखने के लिए आते हैं। तो अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है तो जो डायरेक्टर्स मौजूद हैं वो चूज करेंगे कि कौन चेयरमैन होगा। और अगर डायरेक्टर्स भी मौजूद नहीं है या उनमें से भी कोई विलिंग नहीं है, फिर मेंबर्स आपस में से इलेक्शन कर लेंगे। मेंबर्स में से 1-2 लोग कहेंगे कि मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ, उसी को वोटिंग कर लेंगे और वो बंदा चेयरमैन बन जाएगा। फिर अगली मीटिंग जब होगी तो फिर वही दोबारा पुराना वाला चेयरमैन वापस आ जाएगा। ये हंगामी सिचुएशन है कि अगर 15 मिनट गुजर जाए और चेयरमैन ना आए। अब फर्ज करें 45 मिनट गुजरने पे चेयरमैन साहब आए तो उसको सामने बैठा देंगे, क्योंकि वो अपना एजाज खो चुका हुआ है, क्योंकि मीटिंग अब कोई और शेयर कर रहा है। उस दूसरे बंदे को उठाना मुनासिब नहीं है। यहां तक हमने जितना पढ़ा उसमें कोई छोटा मोटा सवाल? सर, जी मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स चाहे आए या ना आए, जी अगर वो नहीं आते तो फिर सारा मामला को डिस्कस। जी, अगर डायरेक्टर आए या ना आए, तो अगर डायरेक्टर नहीं आ रहे तो फिर मामला डिस्कस कौन कर रहा है? ये चेयरमैन इसीलिए तो रखा हुआ है। चेयरमैन का मकसद ही है कि ये मीटिंग को स्टार्ट करेगा। इसे डायरेक्टर्स ने बता के भेजा हुआ है कि भाई मीटिंग में ये 5 मुद्दों पे तुमने बात करनी है। ये बोलेगा अब आप बोले, अब आप बताएं, अब आप बताएं। तभी तो हम इतने कंसर्न है कि ये ना हुआ तो फिर डायरेक्टर्स में से किसी से कह देंगे कि जी आप आ जाएं, और अगर वो भी ना हुए तो फिर मेंबर्स को आपस में से किसी सीनियर बंदे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चेयरमैन देख रहा है सामने सामने से, और जो छोटे मोटे कागजी कार्रवाई हैं वो कंपनी सेक्रेटरी ने अपने जिम्मे लिए हुए होते हैं। जी, कोई कंफ्यूजन? वोटिंग मीटिंग्स में अब जो भी फैसले होंगे वो वोटिंग से होंगे। वोटिंग के 2 मशहूर तरीके होते हैं, शो ऑफ हैंड और पोल। बाय डिफॉल्ट कंपनियों की ख्वाहिश होती है कि शो ऑफ हैंड से बात बने। जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल उसमें सारे लोग बराबर होते हैं, और जो हैविंग शेयर कैपिटल है उसमें दिखाई जाता है कि किसने कितने रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं। मेरे पास 500 के शेयर्स हैं, ये भाई के पास 50,000 के शेयर्स हैं, तो मेरे पास 500 रुपए की पावर होगी, इनके पास 50,000 की पावर होगी। मैं अपने जैसे 100 लोग इकट्ठे करूंगा तो हम 100 की मिला के उतनी पावर होगी जितनी इन अकेले के पास होगी, अगर वोटिंग पावर की बात करें। लेकिन अगर लॉ कहेगा हम क्वांटिटी गिनेंगे तो मैं भी एक, ये भी एक। तो शो ऑफ हैंड और पोल ये 2 अलग अलग तरीके हैं। शो ऑफ हैंड में गिनती गिनी जाती है,
गधे घोड़े बराबर हो जाते हैं, कम वोट वाले ज्यादा वोट वाले बराबर हो जाते हैं, छोटा शेयर होल्डर बड़ा शेयर होल्डर बराबर हो जाता है। लेकिन अगर कुछ लोगों को एतराज हो कि यार ये क्या बात हुई, वो पोल डिमांड कर सकते हैं। तो जब मीटिंग होती है पहली ख्वाहिश हमारी होती है कि हम शो ऑफ हैंड से करें, हर बंदा एक वोट डालेगा, चेयरमैन वो शो ऑफ हैंड का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, बंदे गिने का कहेगा लो जी इतने बंदों ने हाथ खड़े किए, इसका मतलब है ये रेजोल्यूशन इतनी % मेजोरिटी से पास हो गई। और चेयरमैन की जो डिक्लेरेशन हो वैलिड होगी अनलेस के लोग साबित करते हैं नहीं गौर से देखो ये धांधली हुई थी, गड़बड़ हुई थी, बेईमानी हुई थी। डिसीजन मिनट्स में एंटर कर दिया जाएगा। लेकिन जिस वक्त डिसीजन आया उस वक्त अगर कुछ सीरियस लोगों ने देखा यार तो मजाक हो गया, तो नॉन सीरियस लोगों ने हाथ खड़े किए हुए थे। कंपनी में 70 लोग बैठे हुए थे, चेयरमैन ने कहा कि भाई वो मीटिंग आगे करें, काफी देर से मीटिंग हो रही है, एक हफ्ते बात करें या आधा घंटा और लगा के मीटिंग खत्म कर दें। तो 60 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि जी मीटिंग अभी खत्म कर दें, हफ्ते बाद दोबारा इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था मीटिंग खत्म होती खाना खुल जाना है। और वो जो 10 बंदे बैठे हुए थे जिनके पास 80% पावर थी, उन्होंने कहा यार ये कौन लोग हैं, खाना खाने आ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम शो ऑफ हैंड को नहीं मानते, हम पोल डिमांड कर रहे हैं। पोल डिमांड करने के लिए आपके पास 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए। अगर आप 10% पावर रखते हैं, एक अकेला बंदा या 4-5 बंदे मिलके, तो वो पोल डिमांड कर सकते हैं। चेयरमैन को भी अगर खुद लगे कि भाई हंसी मजाक ज्यादा हो गया था, नॉन सीरियस था, तो चेयरमैन खुद भी कह सकता है भाई ये मामला तो पोल से होगा। लेकिन पोल थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। शो ऑफ हैंड बहुत आसान था, हाथ खड़े हो गए, गिन लिए, हिसाब नहीं लगाना छोटा कौन बड़ा कौन, ज्यादा किसके पास कम किसके पास। पोल में क्या होगा, सबके पास एक कागज आएगा, कागज पे लिखेंगे मेरा ये मेंबरशिप नंबर है, मेरे पास इतने शेयर्स हैं और मैं वोट कर रहा हूँ यस में या मैं वोट कर रहा हूँ नो में। फिर वो जिसने इसको प्रॉक्सी बना के भेजा होगा उसका कागज पकड़ेगा कि मैं फलाना बंदे की प्रॉक्सी के तौर पे ये वोट कर रहा हूँ। तो फिर सारे लोग ये वोट फिर एक कागज पे लिख के उसे बंद करेंगे, फिर दरमियान में एक शीशे का मर्तबान रखा हुआ होगा, उसके अंदर जो है वो लोग आके अपने अपने वोट डाल रहे होंगे। फिर चेयरमैन उसको सामने रखेगा और जिन्होंने पोल डिमांड किया था उनके एक नुमाइंदे को बुलाएगा, बाकी लोग बैठ के गप्पे मार रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, सिगरेटें पी रहे होंगे बाहर जाके, ये हिसाब किताब लगा रहे होंगे, कागज वो करके एक एक्सेल की शीट खोली हुई होगी, कितने वोट हो गए कितने वोट हो गए, पूरा करने के बाद और फिर हो सकता है किसी भी शक को तो देखें उसका मेंबरशिप नंबर वही है, किसी ने प्रॉक्सी बोल तो दिया, पता नहीं प्रॉक्सी का फॉर्म भी उसके पास है या नहीं। सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा उस पूरे प्रोसेस पे लग सकता है। तो इसलिए ख्वाहिश ये होती है कि शो ऑफ हैंड से फैसला हो जाए। और अगर शो ऑफ हैंड से मामलात उस तरह से हो गए, यानी कि शो ऑफ हैंड से ये गलबन शो ऑफ हैंड से अगर मामला अच्छा हो जाए, यानी कि ज्यादा लोगों को लगे यार सही हो गया फैसला, तो वो फिर टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटी पोल की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर पोल डिमांड हो जाए तब चेयरमैन को देखना है कि भाई ये पोल अभी किया तो मीटिंग तो तबाह हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि मीटिंग में होने वाले जितने भी एजेंडा पे पोल डिमांड हुए वो साइड पे करता जाए और डे मीटिंग के एंड पे सोचे कि ये सारे पोल अभी कंडक्ट करें या अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते कर लें। 14 दिन का टाइम है चेयरमैन के पास कि वो पोल को अगले 14 दिन तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और कुछ केसेस में वो मजबूर है, वो पोल अभी करना पड़ेगा। 2 केसेस में लॉ कहता है कि ये पोल जो डिमांड हुआ है ये अभी करना पड़ेगा। एक, अगर पोल डिमांड हो जाए चेयरमैन के इलेक्शन पे कि चेयरमैन कौन होगा, तो ये वाला पोल जो है इमीडिएट करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर पोल ये हो कि मीटिंग एडजर्न करें या ना करें, ये पोल भी अभी के भी होगा, क्योंकि ये वाला पोल हम एडजर्न नहीं कर सकते कि मीटिंग एडजर्न करें या ना करें। तो मीटिंग एडजर्न करने का फैसला और इलेक्शन ऑफ जो चेयरमैन है, ये 2 पोल अभी के भी होंगे और बाकी पोल्स के केस में 14 डेज के अंदर अंदर काम हो सकता है। और उसके बाद उनका जो रिजल्ट वगैरह अनाउंस होगा, चेयरमैन इस सारे प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। तो वोटिंग, अब अगर आपसे कोई पूछे जी स्पेशल रेजोल्यूशन जो 75% है, ये तादाद का 75% होती है या वोटिंग पावर का, तो आप कहेंगे जी जवाब ये है कि मीटिंग वाले दिन क्या हुआ था, क्या शो ऑफ हैंड हुआ था, तो फिर तो इंसान गिने होंगे। और अगर पोल डिमांड हुआ था तो फिर वोटिंग पावर काउंट हुई होगी। याद रहेगी। वोटिंग से रिलेटेड अगर कोई 2 सवाल आपकी तरफ से। जी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो गया? जी, इन्होंने कहा अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गई है, बिल्कुल आ गई है, हमारे सिलेबस में उसके रूल्स नहीं है जी। चेयरमैन उसकी तरफ भी जाना हो तो उसकी भी वो वीडियो पड़ी हुई है वहां पे ना। पिछले वीक के सीए फाइनल के अंदर मैंने पोस्टल बैलेटिंग एंड ई वोटिंग की रेगुलेशंस करवाई हैं 2024 वाली, वो पूरी 1.25 घंटे की वीडियो है उसके ऊपर जी। दूसरा सवाल, चेयरमैन अगर 22 हो जाए, चेयरमैन अगर बाइस्ड हो जाए तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगी। चेयरमैन अगर बाइस्ड हो तो इसीलिए हमने वो जो पोल डिमांड करने वाले हैं उनका एक नुमाइंदा भी साथ भेजा था। अब अगर वो शोर में चाहे कि चेयरमैन ने गलत किया और कुछ और लोग भी पक्के हो जाएं इस पे, तो मीटिंग तो हो जाएगी, बाद में 10% लोग अदालत में जाके कहेंगे मीटिंग में गड़बड़े हुई थी।
तो चेयरमैन अगर गलत कर रहा होगा तो लोग उसे गलत करने देंगे नहीं, मौके पे गलत कर देगा, बाद में शिकायत हो जाएगी। आगे चलते हैं। प्रॉक्सी, एक इंसान मीटिंग में नहीं आ सकता, वो क्या करेगा, वो अपनी जगह किसी दूसरे को अपनी वोटिंग पावर देके भेज देगा। भाई मेरे पास खत आता है और मुझे पता है कि ओहो इस दिन तो मैंने मुल्तान में एक शादी पे जाना है और इसी दिन कराची में मीटिंग भी है, वो शादी भी जरूरी है ससुराल में, ठीक है, तो मीटिंग तो मतलब हाँ वो ब्लडी रिलेशन, वो तो फिर मामला उधर तो जो है ना खून खराब हो जाएगा। तो और मैं चाहता हूं, मैंने कहा यार इतनी अहम मीटिंग है, मैंने तो बड़ा अहम वोट डालना था वहां, तो कोई बात नहीं, लॉ ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं किसी को नामजद कर दूं कि वो मेरे बेहाफ पे वोट करे। मैं नॉर्मली मेंबर्स में से कोई बंदा ढूंढूंगा और मैं उसे कहूंगा कि मैं तुम्हें नामजद कर रहा हूं। लेकिन अगर कंपनी की आर्टिकल्स में लिखा हो तो हम नॉन मेंबर को भी भेज सकते हैं, तो हो सकता है मैं अपने कजन को भेज दूं, अपने दोस्त को भेज दूं जो कि कंपनी का मेंबर ना हो। मैं उसको ये पावर कैसे दूंगा, एक खत के थ्रू, प्रॉक्सी फॉर्म या प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट। वो कैसे होगा, कंपनी वाले नोटिस के साथ एक प्रॉक्सी फॉर्म लगा के भेजेंगे। मैं प्रॉक्सी फॉर्म टेयर करूंगा और मैं अपना नाम, अपने दोस्त का नाम और डिटेल्स लिख के और कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म भिजवा दूंगा। अगर ये कागज मुझे नहीं समझ आता है, मेरे पास नहीं है, तो टेबल ए ने, आर्टिकल्स ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है उर्दू या इंग्लिश में, आप ये चंद जुमले लिख दें तो आप अपनी जगह किसी को नामजद कर सकते हैं। तो इसको प्रॉक्सी फॉर्म कहते हैं जब कंपनी बना के भेजती है, और प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट जो है उसका मतलब होता है जो हमने खुद से लिख के भेजा। तो हम प्रॉक्सी फॉर्म या प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरीके से किसी को नामजद कर रहे हैं तो हम कंपनी को बता दें, मीटिंग के टाइम से 48 घंटे पहले कम से कम कंपनी को खत मिल जाना चाहिए। बुध वाले दिन शाम 4 बजे अगर मीटिंग है तो पीर वाले दिन शाम 4 बजे से पीछे पीछे तक कंपनी वालों के पास पहुंच जाना चाहिए। और अगर इन 2 दिनों में छुट्टी आ गई कोई तो मजीद 72 घंटे, मतलब इसमें 72 घंटे तक टाइम चला जाएगा, 24 घंटे और ऐड हो जाएंगे। यानी आपने कंपनी को कम से कम 2 वर्किंग डेज के अंदर प्रोसेसिंग का टाइम देना है। तो ये 48 घंटे कम से कम होने चाहिए मीटिंग टाइम से। तो ये वो जगह है जहां दिन नहीं घंटे काउंट हो रहे हैं, तो याद रहेगा। अगर एक प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी तक पहुंच गया, वैलिड है, कंपनी उसको इनकार नहीं कर सकती, कंपनी को उसके मुताबिक फिर करना पड़ेगा और चीजें फिर प्रॉपर तरीके से चल रही होंगी। तो यहाँ पे प्रॉक्सी समझ आ रहा है। प्रॉक्सी हर वो काम कर सकता है वोटिंग वाला जो हम कर सकते हैं, यानी कि वो पोल डिमांड हो तो उधर शोर में जा सकता है, पोल डिमांड भी कर सकता है, पोल पे वोट भी कर सकता है। शो ऑफ हैंड में अगर वो वोट कर भी देगा तो वो खुद अगर एक मेंबर है तो उसका अपना वोट काउंट होगा, हमारा घर बैठे बंदे का इजाफी वो शो ऑफ हैंड में उसको काउंट नहीं करवा सकेगा। लेकिन पोल में वो एक और कागज के थ्रू उसको भी काउंट करवा सकता है। अगर मैंने एक बंदे को प्रॉक्सी बना दी और मैं फिर एक और बंदे को भी प्रॉक्सी बना दूं तो दोनों के दोनों इनवैलिड हो जाएंगे। आप एक से ज्यादा प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट कर सकते। ये जरूर हो सकता है कि कई लोगों ने एक ही बंदे को प्रॉक्सी बना के भेज दिया हो, लेकिन एक बंदा बहुत सारे लोगों को अपना प्रॉक्सी नहीं बना के भेज सकता। ये मैं क्लास में समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें आपका कैफ क्वालिफाई हुआ और आपने अपने दोस्तों का खाना किया, 20 दोस्त थे, और फिर आपने जब खाना जहां कर रहे थे तो वहां आपने देखा पर हेड खर्चा भी ज्यादा था, आपने कहा मैं ज्यादा जज्बाती हो गया। फिर आपको पता लगा कि आपके 4 दोस्तों ने आपको राब्ता करके कहा यार हम चारों को उन दिनों नारायण का गान जाना है, हम 4 नहीं, हम में से सिर्फ एक आके नुमाइंदगी चारों के बिहाफ पे कर लेगा। तो ये आपको बड़ा अच्छा लगा। अगर बहुत सारे लोगों ने एक प्रॉक्सी भेज दिया तो ये अच्छा लगा। लेकिन अगर आपका एक दोस्त कॉल करे कि यार वो उस दिन तुमने खाना रखा है मैं नहीं आ सकूंगा, मैं अपने 4 भाइयों को भेज दूंगा, अब आपको बुरा लगेगा। इसका मतलब जब एक बंदा ज्यादा प्रॉक्सी भेजेगा तो बुरा लगेगा। तो जो बुरा लगा वो अलाउड नहीं है, जो अच्छा लगा वो अलाउड है। तो बहुत सारे लोग किसी एक को प्रॉक्सी बना के भेज सकते हैं, लेकिन एक बंदा बहुत सारों को प्रॉक्सी बना के नहीं भेज सकता। तो अगेन फिर सेक्शन जो है प्रॉक्सी के बारे में बता रहा होता है कि जी अपॉइंट वोट कर सकता है, बिहाफ पे स्पीक कर सकता है, वोटिंग कर सकता है, पोल डिमांड कर सकता है, पोल से बाहर रह सकता है, नोटिस बताएगा कि आपका प्रॉक्सी का वो है, रिटर्न प्रॉक्सी फॉर्म बंदा भी वो कर सकता है, अपने एजेंट के थ्रू भी भेज सकता है, 48 घंटे वाली बात। और फिर अगर एक इंस्ट्रूमेंट जमा हुआ तो कंपनी उसको इनवैलिड नहीं करेगी। कोई भी मेंबर अगर प्रॉक्सी चेक करना चाहे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कंपनी के तो वो चेक कर सकता है। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर्स के पास प्रॉक्सी का राइट नहीं है, क्योंकि वहां तो वोटिंग पावर ही नहीं है। फिर भी अगर वो आर्टिकल्स में लिख दें तो वो भी अपने तरीके से कोई देसी प्रॉक्सी का सेटअप दे सकते हैं। अदरवाइज मेंबर्स नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी सिर्फ शो ऑफ हैंड करते हैं, वहां पे प्रॉक्सी वाला कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर वो करना चाहें तो उनके पास अपनी गुंजाइश मौजूद है। पोल समझ आया? सॉरी प्रॉक्सी समझ आया? सर एक क्वेश्चन है कि अगर डिफरेंट शेयर्स के डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं तो बीच में हाफ को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं कि अपने आधे शेयर्स उसको दे दें, आधे शेयर्स उसको? प्रॉक्सी बना के नहीं, आपको एक ही बंदा बनाना होगा प्रॉक्सी। रिप्रेजेंटेटिव
मैं नॉर्मली कहता हूं कि अगर आपको प्रॉक्सी समझ आ जाए ना तो रिप्रेजेंटेटिव आसान है। इंसान का इंसान नुमाइंदा प्रॉक्सी है, इदारे का इंसान नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव है। एक कंपनी हमारी मेंबर, वो नहीं आ सकती, वो जिस इंसान को भेज दे प्रॉक्सी नहीं बोलना उसे, वो रिप्रेजेंटेटिव है। गवर्नमेंट हमारी मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव भेज दे। क्रेडिटर्स को किसी मीटिंग में बुलाना है, अपना नुमाइंदा भेज दें। तो ये 3 तरह के सेक्शन है, कंपनियां, क्रेडिटर और फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज हैं कि इन लोगों को जब मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा तो ये अपने एक नुमाइंदे को भेज देंगे। ये नुमाइंदा एक सिंगल मेंबर हैविंग सच पावर माना जाएगा जो उस कंपनी के पास थी। एक कंपनी के पास 30% वोटिंग पावर थी, उसने एक बंदे को भेज दिया। वो बंदा एक मेंबर काउंट होगा शो ऑफ हैंड में और वोटिंग पावर में काउंट होगा 30%। गवर्नमेंट ने एक बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दिया तो वो गवर्नमेंट की नुमाइंदगी भी करेगा, शो ऑफ हैंड में भी काउंट होगा, पोलिंग में भी काउंट होगा। इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट वाला बंदा अगर आगे से भी प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहे तो वो कर सकता है। तो कंपनियों के, इदारों के जो नुमाइंदे कंपनी में, ऑथराइज्ड नुमाइंदे कंपनी में आते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। वो रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि कंपनियां कर सकती हैं, क्रेडिटर्स कर सकते हैं और फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है। और जो इनका नुमाइंदा है उसको तो लॉ ने यहां तक लिख लिया कि उसके पास फर्दर आगे प्रॉक्सी अपॉइंट करने की पावर है। यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है, इधर हम इनडायरेक्टली वो करते हैं कि जिस बंदे को भेजेंगे उसके पास मेंबर्स के सारे पावर्स हैं और हर मेंबर के पास ये पावर होती है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव समझ आ रहा है। देन जी, और क्रेडिटर आगे भेजेगा। असल में क्रेडिटर के पास वोटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। इन 3 में से ना ये भी मेंबर्स हैं, वो भी मेंबर है, क्रेडिटर मेंबर नहीं है। तो क्रेडिटर के केस में वोटिंग पावर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ प्रॉक्सी का जिक्र नहीं कर रहे। कोरम क्या होता है भला? कितने लोग आएंगे मीटिंग में तो मीटिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो लॉ ने एक ऐसा कोरम बताया जिसमें क्वांटिटी भी बता दी और वोटिंग पावर भी बता दी। लिस्टेड कंपनी के पास 10 बंदे, कम से कम 10 मेंबर्स, जो कि या तो फिजिकली प्रेजेंट हो या वीडियो लिंक के थ्रू प्रेजेंट हो। याद है वो वीडियो लिंक वाले भी फिजिकल अटेंडी काउंट होते हैं। एंड इनके पास 25% वोटिंग पावर हो, भले खुद की हो भले प्रॉक्सियों की मिला के हो। ये दोनों साइमल्टेनियसली पूरी होनी चाहिए। 100 लोग आ गए और उनके पास 13% वोटिंग पावर है तो कोरम पूरा नहीं हुआ। 3 लोग आ गए 80% वोटिंग पावर वाले तो भी कोरम पूरा नहीं हुआ। तादाद में भी 10 मेंबर्स फिजिकली नजर आ रहे हो या वीडियो पे नजर आ रहे हो, और वोटिंग पावर इनकी खुद की और जो प्रॉक्सियों ने इनको गिफ्ट देके भेजा वो टोटल मिला के कम से कम 25% हो। बाकी कंपनियों में 10 नहीं 2, 25% वोटिंग पावर के साथ। और जो शेयर कैपिटल नहीं रखती वहां आर्टिकल्स में जो लिखा हुआ होगा हम उसको फॉलो कर लेंगे। इससे लार्जर नंबर आप फिक्स कर सकते हैं, इससे स्मॉलर नंबर फिक्स नहीं कर सकते। ये मिनिमम बंदे हैं तो आप कह सकते हैं 10 नहीं 15 होने चाहिए, ये आर्टिकल्स में अलाउड है, लेकिन आप 10 को कम करके 8 नहीं कर सकते। कोरम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर एक मीटिंग होनी थी और कोरम पूरा नहीं हुआ तो देखेंगे मीटिंग बुलाई किसने थी। अगर तो वो रिक्विजिशनिस्ट ने, वो जिन्होंने दरखास्त दी थी उन्होंने बुलाई थी और उसके बाद कोरम इकट्ठा नहीं हुआ, इसका मतलब है वो इतना थका हुआ एजेंडा था, चंद लोगों ने शोर मचा के एजेंडे पे मीटिंग तो बुलवा ली लेकिन कोरम पूरा नहीं हुआ, वो मीटिंग उसी दिन उसी टाइम डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर डायरेक्टर्स ने बुलाई थी तो यकीनन कोई काम की बात होगी, लॉ ने अजम्पशन ली, तो वो इंतजार करेंगे आधे घंटे तक। आधे घंटे तक कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिर एज इट इज 1 हफ्ते बाद के लिए मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, वही जगह वही टाइम लेकिन 1 हफ्ते बाद। तो मंगल को दोपहर 3 बजे मीटिंग हो रही थी कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे, अगले मंगल को दोपहर 3 बजे कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे फिर से मीटिंग होगी, फिर से इंतजार करेंगे आधे घंटे। इस दफा कोरम पूरा ना हुआ तो लिस्टेड हो या दूसरी कंपनी हो, 2 इंसान अगर आ गए जितनी मर्जी वोटिंग पावर वाले, हम मान लेंगे कि कोरम पूरा है, क्योंकि मुलाकात के लिए 2 बंदे चाहिए होते हैं तो मुलाकात तो हो ही सकती है। और अगर आप कहेंगे इतने भी बंदे ना आए तो फिर मीटिंग हो ही नहीं पा रही होगी, और जो मीटिंग नहीं हो पाएगी वो कौन कराएगा? और एससीसी भी कहते हैं 1 बंदा भी आ गया तो भी कोरम पूरा। आप कहीं अगर वो भी ना हो रहा हो तो फिर एक तो लेवल 3 की पेनल्टी भी पड़ जाएगी, और ऊपर से कंपनी जो अपने अफेयर्स चलाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो उसकी वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर देगा एससीसीपी, वो हमारे सिलेबस में नहीं। तो कोरम से रिलेटेड बात समझ आई? जी, अब रिक्विजिशनिस्ट तो 10% है, वो बेचारे तो 25% से ऊपर जा ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि चंद लोगों को ही परेशानी है। भाई आपने नोटिस में कहा एक अहम इशू है, तो आपके अलावा भी कुछ और लोग तो ऐसे हों जो नोटिस पढ़ के समझे हाँ यार बड़ा अहम इशू है, जाना चाहिए। इसका मतलब है वो सिर्फ उन 10% लोगों को लगा अहम इशू, बाकियों को शायद लगा ही नहीं।
तो फिर इसके लिए वो कोर्ट को रिव्यू करेंगे। अब अगेन अगर वो मीटिंग नहीं करा पा रहे तो फिर वो कोर्ट से जाके पूछें, जो भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन कंपनी लॉ ने एक नॉर्मल जो प्रोसेस बताया, यानी अगर हमने जानना है कि उनका मुद्दा जानदार है या नहीं, तो मीटिंग वाले दिन पता लग जाएगा। अगर मीटिंग में उतने लोग भी नहीं आते तो फिर इसका मतलब है वो उसमें कोई वो खास बात नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास के बाहर दो बंदे मिले, वो कहें सर चीजें तो जबरदस्त चल रही हैं लेकिन क्लास वाले कह रहे हैं कि चैप्टर 1 पे एक दफा दोबारा रिवीजन क्लास होनी चाहिए। मैं कहूं, यार क्या बात करो, खुदा को खौफ करो, जान लोगे बच्चे की। तो वो कहा नहीं सर वो ना सारी क्लास हमें ऐसा लग रहा है कि सारी क्लास। मैंने कहा आपकी चाहत है या क्लास की चाहत है? नहीं सर आप एक दफा अनाउंस करें, इधर देखिए लहरें बह रही होंगी बच्चों की। अब अगर उस दिन हम क्लास रखें एक्स्ट्रा दोबारा से चैप्टर 1 करने के लिए, और उन दो में से भी एक बंदा आया वो, ठीक है, या सिर्फ वही दो होंगे, तो मैं ये पूछूंगा ना भाईजान कहाँ गई वो चाहत, वो जो आप कहे थे कि एक समंदर है अवाम का, एक तूफान है जो चाहते हैं कि जी एक एक्स्ट्रा क्लास हो, तो फिर इसका मतलब है वो मुद्दा वहीं पे मर जाएगा। हाँ अगर मैं अपनी ख्वाहिश से आपको बुलाऊं और आप ना आए तो थोड़ा मायूस होंगे, यार कैसे बच्चे हैं, लेकिन खाली कैमरे के सामने क्लास करा के जरूर चला जाऊंगा कि चलो एहसास नहीं है बच्चों को अपनी अच्छाई का, बाद में देख लेंगे वीडियो। तो अगेन डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम पूरा ना हो तो उनके पास 2-3 ऑप्शंस हैं आगे, लेकिन रिक्विजिशनिस्ट की मीटिंग में कोरम पूरा ना हो तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो बात की थी वो उसमें वो दम ही नहीं है, वो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिस पे लोग मीटिंग करना चाहें। अब छोटे छोटे से और सेक्शन, चूंकि अब हम अपने एग्री टाइम पे पहुंच गए, लेकिन हमने ये सोचा था कि कभी कभार हम ऊपर नीचे तो जा ही सकते हैं। रेजोल्यूशन का नोटिस, मीटिंग में रेजोल्यूशन का नोटिस कौन डालेगा? जब भी आपकी कोई मीटिंग होती है और उसमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन होती है तो उसका ड्राफ्ट आपने नोटिस में बताना होता है कि हम ये रेजोल्यूशन पास करेंगे, रिजॉल्व दैट ये काम करने जा रहे हैं। अब मीटिंग के नोटिस में रेजोल्यूशन कौन डालता है? जब डायरेक्टर्स ये मीटिंग भेजते हैं नोटिस तो वो डाल देते हैं। अगर रिक्विजिशनिस्ट रिक्विजिशन देते हैं तो वो अपनी रिक्विजिशन के साथ ये नोटिस भी बना के भेज देते हैं। उसके अलावा 5% पावर रखने वाले बंदे को लॉ ने इख्तियार दिया है। अगर 5% पावर रखने वाला बंदा उस तक नोटिस पहुंचा, उसने कहा ओहो इसमें फलाना एजेंडा तो है ही नहीं, तो वो चाहे तो उसके ऊपर अपनी पसंद से एक रेजोल्यूशन डाल के कंपनी को भेज दे, और कंपनी फौरन से सारे मेंबर्स को बताती है कि एक बंदा जिसके पास कम से कम इतनी पावर है उसने एक नया आइटम इसमें ऐड करवाया है, तो अब ये रिवाइज नोटिस अब आपने जहन में रखना है कि इस मुद्दे पे भी डिस्कशन होगी। तो एक मेंबर 5% वाले के पास भी इख्तियार है कि मीटिंग के नोटिस में अगर वो अपनी पसंद से चीज ऐड करवाना चाहे तो वो ऐड करवा सकता है। एडजर्न मीटिंग में होने वाली रेजोल्यूशन के बारे में लॉ कहता है कि उसकी वही हैसियत है जो कि ओरिजिनल मीटिंग वाली है, लेकिन उसकी इफेक्टिव डेट वहां से काउंट होगी जिस डेट पे वो एक्चुअल में पास हुई है, उससे पीछे से नहीं काउंट होगी। ये बात समझ आई? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, एक ऐसी रेजोल्यूशन जो आप सर्कुलेशन से भी पास कर सकते हैं। सर्कुलेशन का मतलब है नोटिस गोल गोल वो करना, सर्कुलेट करना। सर्कुलेशन का इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की। एक मीटिंग आप करना चाह रहे हैं लेकिन आप ये भी नहीं चाह रहे कि मेंबर्स को इकट्ठा करें, इश्यू तो अहम है लेकिन इस पे इतना बड़ा बखेड़ा करना, सारे मेंबर्स को बुलाना मुश्किल है। छोटी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसके मेंबर्स 50 के अंदर हो, हमें एक इजाजत है कि हम रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कर सकते हैं। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन में क्या होता है कि आप तमाम मेंबर्स को, फर्ज करें 28 मेंबर्स हैं, आप उनको खत भेजते हैं, आप कहते हैं इस इशू पे हमने डिस्कशन करनी है, तुम यस या नो में अपना वोट भेज दो। 28 बंदों को खत गए, उनमें से 20 ने यस पे वोट किया, 8 ने नो पे वोट किया, उन्होंने खत वापस भेज दी कंपनी को। कंपनी ने खत इकट्ठे किए और लिख दिया कि एक रेजोल्यूशन 20 आउट ऑफ 28 बंदों की मजमूई अक्सरियत से पास हो गई। अब मीटिंग तो हुई नहीं लेकिन रेजोल्यूशन पास हो गई, तो करेंगे ये कि अगली दफा जो मीटिंग हो रही होगी उसके मिनट्स के साथ इस चीज को अटैच कर देंगे और उसके साथ लिख देंगे। तो इस फिनोमेना को कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। ये कहां पॉसिबल है? प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक अनलिस्टेड जिसके 50 के अंदर मेंबर्स हो, और याद रहे ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए मजाक नहीं कर सकते, वो अहम बात है। स्पेशल बिजनेस के लिए वाला मजाक हो सकता है। तो ये बेसिकली ये सारी बातें हैं कि सिवाय ऑर्डिनरी बिजनेस के मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के 50 के अंदर अंदर जो मेंबर्स हैं वो कोई भी ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहें तो वो पास कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही वैलिड होगी जैसे ओरिजिनल मीटिंग है, और फिर वो मिनट्स वगैरह में लिखी जाएगी। जिसने एक दफा अपना वोट भेज दिया वो अपना वोट फिर बाद में बदल नहीं सकता। क्लियर? रेजोल्यूशन फाइल, रेजोल्यूशन फाइल कैसे होगी? ऐसे, सेक्शन खत्म।
जाहिर है अब इसमें मतलब क्या है, उसमें जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो 15 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करानी होगी। ये बात हमने पीछे भी एक दो जगह देखी हुई है। इसको ऑथेंटिकेट कंपनी का डायरेक्टर कर देगा या सेक्रेटरी कर देगा, और जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह वो 7 नए डॉक्यूमेंट्स के अटैच होगी। और कोई भी मेंबर अगर कोई कॉपी लेना चाहे रेजोल्यूशन की तो वो कंपनी उसको पैसों के अवज दे सकती है। चैप्टर की आखिरी बात, मिनट्स, दकीके, मिनट्स यानी कि वो जो चंद मिनट्स होते हैं, जैसे क्लास में चंद मिनट्स ऊपर हो गए, ये वो मिनट्स तो नहीं है। ये कौन से मिनट्स हैं? मीटिंग की जो कार्रवाई है उसके मेन पॉइंट्स। अभी थोड़ी पहले हमने पढ़ा कि कुछ मीटिंग्स होती भी नहीं कभी कभी, तो मिनट्स में दो बातें होंगी, जो मीटिंग होगी उनकी कार्रवाइयां, और जो मीटिंग नहीं हुई होंगी उनकी रेजोल्यूशंस, ये मिनट्स में ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स पास अदर देन एट जनरल मीटिंग, और फेयर एंड एक्यूरेट समरी ऑफ ऑल प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स। ये बात याद रहेगी। मिनट्स एक रजिस्टर में मेंटेन किए जाएंगे, और उस रजिस्टर के वही रूल्स हैं जो वो इन्वेस्टमेंट वाले रजिस्टर के थे। याद करें, हर दिन 2 घंटे के लिए अवेलेबल, उसे आके देखना फ्री, उसकी कॉपी लेनी है तो अप्लाई करो, अप्लाई करने के 7 दिनों के अंदर आपको कॉपी मिलेगी, सारी बातें यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। बस एक बात याद रहे, मीटिंग होने के अगले 7 दिन तक अप्लाई नहीं कर सकते। मिनट्स लिखने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो मिनट्स नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी अरेंज कर रहा होता है, चेयरमैन उसको इंश्योर कर रहा होता है कि मिनट्स बन रहे ही नहीं बन रहे। एक मीटिंग जिसके मिनट्स नहीं बने हुए, हम मानेंगे वो मीटिंग हुई ही नहीं थी। मीटिंग की वीडियो भी बना लें तो कानून को राइटिंग में मिनट्स चाहिए, उनके ऊपर साइन भी होगा। उस मीटिंग का चेयरमैन भी साइन कर सकता है और अगली मीटिंग का चेयरमैन भी साइन कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, मीटिंग हुई, मिनट्स तो बाद में बन रहे हैं, अगली मीटिंग पे चेयरमैन कहता है पिछली मीटिंग के ये मिनट्स में पढ़ के सुना रहा हूं, किसी को एतराज तो नहीं? लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल यही बातें हुई थी, वो उस पर साइन कर देता है। तो नॉर्मली आने वाली मीटिंग का चेयरमैन साइन करता है मिनट्स के ऊपर। बट दिस इज ऑल्सो अलाउड कि अगर एक मेंबर को जल्दी चाहिए मिनट्स की कॉपी और अभी अगली मीटिंग नहीं हुई, तो पिछली ओरिजिनल मीटिंग में जो चेयरमैन था वो साइन कर दे। अक्सर ये दोनों चेयरमैन सेम होंगे, लेकिन अगर ये अलग अलग हैं तो अगले चेयरमैन के साइन से भी ऑथेंटिकेट हो सकता है, और जो पिछला वाला चेयरमैन है उसके साइन से भी ऑथेंटिकेट हो सकता है। ये जो मिनट्स हैं ये आपने संभाल के रखने हैं। कंपनियों ने अपने रिकॉर्ड वैसे तो 10 साल संभाल के रखने होते हैं, लेकिन मिनट्स के फिजिकल रिकॉर्ड्स 20 साल संभाल के रखने, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब तक कंपनी खत्म नहीं हो जाती तब तक आपने संभाल के रखने हैं, यानी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए संभाल के रखने हैं। डायरेक्टर के चैप्टर में भी मिनट्स का जिक्र आएगा, तो यही सेक्शन की तकरीबन सारी बातें वहां हैं। 1-2 बातें प्लस माइनस होंगी, मैं वहां आपको बता दूंगा कि ये इसमें प्लस हुआ है, ये इसमें माइनस हुआ है। तो क्या हमें मीटिंग के बारे में सब समझ आ गया है? बड़ी लॉजिकल बात है। एक चीज आप याद कर लें कि अगर कभी भी कोई चैप्टर छोड़ने का दिल कर रहा हो, कोई चैप्टर पढ़ा ना जा रहा हो, बहुत आवाज आ रही हो, यूट्यूब पे जाएं, हिस्ट्री क्लियर करें, ताकि रिकमेंडेशन में आपको साफ साफ चीजें आना शुरू हो जाएं। तो आप फिर जो है वो SBI लिख के सर्च करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साइड पे कर दें, और स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन पे क्लिक करें। कहने का मतलब है वहां प्लेलिस्ट आ रही होगी, सबसे ऊपर या दूसरी कैटेगरी में हमारे क्रैश कोर्सेज की प्लेलिस्ट आ रही होगी। चैप्टर 7 कभी नहीं पढ़ने का मूड हो रहा, आवाज आ रही है, उलझन हो रही है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं क्या चाहता क्या हूँ, होता है, फेजेस आते हैं। वीडियो चला के प्ले करके कानों में ठूटियां लगा के आप जो है ना लेटे रहें, सोने के लिए लेट जाएं, नींद बाद में आएगी, चैप्टर पहले खत्म हो जाएगा। तो कभी भी किसी चैप्टर से आवाज आ रही हो तो सुन के भी, मतलब सीलों को ना लोग एक बड़ा जुल्म करते हैं, इसको रट्टा मारते हैं। रट्टा तो मारना है, लेकिन बगैर समझे जब रट्टा मारते हैं तो उनको शदीद आवाज आ रही होती है। अगर आपको गेम समझ आ जाए, अच्छा ये काम क्यों हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, इस तरह से, और अगर आपने बार बार सुनी हो तो पेपर में हो सकता है दिन आगे पीछे करते हैं आप, लेकिन प्रोसेस वही लिख देंगे। तो 60 to 70% ऑफ द सीलो ऐसा है जो आप अपनी लॉजिक से खुद से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कुछ जगह जहां मजबूरी होती है रट्टे की, तो कल हम एक लिस्ट देखेंगे कि कौन सी जगह मजबूरी है, लाजमी रट्टा लगाया जाए, और कहां हम लॉजिक से काम चला सकते हैं। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेंबर्स जो मीटिंग में कोरम होता है, ठीक है जी, उन्होंने कहा सवाल नल एंड वॉइड हो गया। कोई आखिरी सवाल जाते जाते, यही भाई का आखिरी सवाल, बल्कि ये 2 भाई ने हाथ खड़े किए जी। वो भाई को बहुत जल्दी है। अच्छा ठीक है, सही जी जी ठीक जी। इसका नाम मिनट्स क्यों रखा गया है? जिस वजह से इसका नाम इसी रखा गया है, उस वक्त किसी को लगा कि ये प्यारा नाम है, उसने लिख दिया, ठीक है।
तो वो असल में उसने कहा कि मिनट बाय मिनट, मतलब हो सकता है किसी बंदे ने कहा यार कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें मीटिंग की मिनट बाय मिनट डिटेल हो। उसने कहा अच्छा सारे मिनट्स की डिटेल, उसने कहा सारे मिनट्स की डिटेल। तो इस तरह की कोई थकी हुई सी लॉजिक होगी। तो ये अक्सर नाम इस तरह से होते हैं कि तो हम कहते हैं होंडा का नाम होंडा क्यों है, इसलिए कि जिसने कंपनी बनाई थी उसका नाम ई होंडा था, ठीक है। तो एक ई होंडा वो स्ट्रीट फाइटर वाला भी होता है धोबी, वो नहीं। तो अगेन मतलब बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो बस रख दिए जाते हैं, ऐसी परेशानी जहन में आती है। उसके लिए आपने एक ऐप खोलनी होती है चैट जीपीटी, उसको कहें मिनट्स को मिनट्स क्यों कहते हैं, वो जवाब दे देगी। उसके बाद वापस बाहर निकलें और मिनट्स के सेक्शंस याद करने हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जरा ज्यादा लॉजिक में उलझ जाते हैं और फिर पीछे असल कोर बात भूल जाते हैं। ये आखिरी सवाल लेते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, कल याद रहे, कल हमारे दोनों सेशन में चैप्टर 3 है, बड़ा चैप्टर है। अगर कभी भी जिंदगी में चैप्टर 3 से नफरत की है तो कल एक ही दिन में उसको खत्म करने का गोल्डन आखिरी मौका है, पेपर पास करने से पहले पहले इंशाल्लाह ताला। तो आपने जरूर आना है। उसमें लास्ट डे की डिस्कशन भी होंगी कि कंपनी लॉ का ओवरऑल मैप कैसे बनाना है। जब हम बी लॉ में जाएंगे तो फिर बच्चे इतने छोटे हो जाएंगे कि मेरे ऑफिस में पूरे आ जाएंगे। जी भाई का सवाल आखिरी। एजीएम में सारे मेंबर्स का आना जरूरी तो नहीं, एजीएम में मेंबर्स का आना जरूरी नहीं है, मेंबर्स को खत भेजा जाता है। वोटिंग भी करानी है। जी, मेंबर्स हमने वोटिंग भी करानी है और मीटिंग में वोट करना है। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो मेंबर्स हैं जो कंपनी की अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं। 10,000 मेंबर्स को हमने खत भेजा और 100 लोग सामने आए, तो ये 100 है मेरे लिए अहम। यही 100 स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं। तो कंपनियां अपनी टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं करती। ये ऐसे ही है जैसे पूरे पाकिस्तान के लिए वोट देना जरूरी नहीं है, जितनों ने वोट दिया होगा उनके हिसाब से लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। कानून जब अप्रूव होता है तो असेंबली मेंबरान आधे से आधे भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, लेकिन जितने होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी मेजॉरिटी से सिंपल अप्रूवल हो जाती है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि जो इंटरेस्टेड है हम उनके वोट्स को काउंट करें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, एक आखिरी हमला करते हैं इस पे कंपनी लॉ के पोर्शन पे इंशाल्लाह ताला, और फिर आगे चलते हैं।